हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैन पॉइंट पर। दोस्तों, NISM सीरीज़ 8 इक्विटीज़ डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई हमारी ये पहली सीरीज़, जहाँ पर आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 10 सेल्स प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस। चैप्टर 10 से रिलेटेड हमारा MCQs पार्ट 1 आज रहने वाला है, जहाँ पर हम बहुत सारे MCQs जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, पूरी सीरीज़ को आप देखिएगा, इस वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आने वाली जो अगली सीरीज़ है हमारी सीरीज़ 2 सीरीज़ 3, वहाँ पर इन्हीं चैप्टर के फिर से पार्ट 2 जो आपको पार्ट 3 अलग अलग पार्ट में आपको दिखने को मिलने वाले हैं। हमने क्वेश्चंस के लेवल जो हैं वो शुरू से लेकर हार्ड लेवल तक हमने इन सारे ही सीरीज़ों में आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। तो अगर आपको पसंद आते हैं वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन आज का रहने वाला है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक वित्तीय संस्था का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए, मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल फाइनेंशियल सर्विस। ऑप्शन सी, सेलिंग द मोस्ट प्रोडक्ट। ऑप्शन डी, मिनिमाइजिंग कस्टमर इंटरेक्शन। इसका जो आपसे पूछा गया है कि वित्तीय संस्था का मुख्य कार्य है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल फाइनेंशियल सर्विसेज। सतत वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सस्टेनेबल फाइनेंशियल सर्विसेज। दोस्तों, वित्तीय संस्थाएं लंबी अवधि में स्थायी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि केवल अल्पकालीन मुनाफे पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट शुड एन इन्वेस्टर बी केयरफुल अबाउट व्हेन कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। एक निवेशक को निवेश उत्पादों पर विचार करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ऑप्शन बी, द सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर देयर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिविटीज। ऑप्शन सी, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। ऑप्शन डी, द सेल्स पर्सन रेपुटेशन। तो दोस्तों, एक निवेशक को निवेश उत्पादों पर विचार करते समय हमेशा उनके विशेष निवेश उद्देश्यों के लिए उत्पाद की उपयुक्तता जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। निवेशक को यह देखना चाहिए कि निवेश उत्पाद उनके निवेश लक्ष्यों के अनुकूल है या नहीं, न कि केवल उनकी लोकप्रियता या प्रचार पर निर्भर करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, द सुटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट फॉर देयर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एट व्हाट टाइम शुड सेल्स एजेंट अवॉइड मेकिंग सेल्स कॉल्स टू कस्टमर। सेल्स एजेंटों को ग्राहकों को कब बिक्री कॉल नहीं करनी चाहिए। टाइम पूछा गया आपसे, बिफोर 7 AM एंड आफ्टर 7 PM। ऑप्शन बी, बिफोर 9 AM एंड आफ्टर 8 PM। ऑप्शन सी, बिफोर 8 AM एंड आफ्टर 9 PM। ऑप्शन डी, बिफोर 6 AM एंड आफ्टर 10 PM। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिफोर 9 AM एंड आफ्टर 8 PM। दोस्तों, 9 बजे से पहले और 8 बजे रात्रि के बाद जो है सेल्स एजेंटों को ग्राहकों को बिक्री के लिए कॉल नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज रिस्क इन इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली रेफर टू। व्हाट डज रिस्क इन इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली रेफर टू, यानी सेल्स यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि निवेश में जोखिम का मुख्य रूप से क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए, द सर्टेनिटी ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट, लाभ अर्जित करने की निश्चितता। ऑप्शन बी, द चांस ऑफ लॉसिंग कैपिटल एंड नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिटर्न, पूंजी खोने और वांछित रिटर्न न मिलने की संभावना। ऑप्शन सी, द स्टेबिलिटी ऑफ द मार्केट, बाजार की स्थिरता। ऑप्शन डी, द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक, बैंकों द्वारा पेश की जाने वाली ब्याज दरें। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
द चांस ऑफ लॉसिंग कैपिटल एंड नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिटर्न, यानी पूंजी खोने और वांछित रिटर्न न मिलने की संभावना, ये होता है आपके निवेश में जोखिम, इसका मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन इन्वेस्टर डू नॉट इन्वेस्ट 100% इन स्टॉक डिस्पाइट देयर लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस? निवेशक 100% स्टॉक में निवेश क्यों नहीं करते भले भी वे लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन करते हैं? ऑप्शन ए, स्टॉक ऑलवेज गारंटी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ऑप्शन बी, स्टॉक हैव पीरियड ऑफ शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी, स्टॉक हैव नो रिस्क एसोसिएट विद देम। ऑप्शन डी, स्टॉक रिक्वायर्ड हाई इंटाइटल कैपिटल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉक हैव पीरियड्स ऑफ शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस, यानी स्टॉक में अल्पकालीन कमज़ोर प्रदर्शन के समय जो है वो होते हैं, इसीलिए स्टॉक भले ही लंबे अवधि में अच्छा रिटर्न देते हैं लेकिन वे अल्पकाल में हैं अस्थिर हो सकते हैं, जो जोखिम बढ़ाता है। तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा अच्छा माना जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट डज मार्क टू मार्केट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर अनुबंधों के संदर्भ में मार्क टू मार्केट का क्या मतलब है? ऑप्शन ए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर सेटल्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। फ्यूचर अनुबंध अवधि के अंत में निपटाए जाते हैं। ऑप्शन बी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर एडजस्टेड डेली टू रिफ्लेक्ट करंट मार्केट वैल्यू। फ्यूचर अनुबंधों को रोजाना वर्तमान बाजार मूल्यों के अनुसार समायोजित किया जाता है। ऑप्शन सी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ओनली सेटल्ड व्हेन द क्लाइंट चूज टू क्लोज द पोजीशन, यानी फ्यूचर अनुबंधों में दैनिक बाजार परिवर्तनों से कोई जोखिम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी, यही अभी मैंने बोला जो ऑप्शन नंबर डी कि फ्यूचर अनुबंधों में दैनिक बाजार परिवर्तनों से कोई जोखिम नहीं होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैव नो रिस्क एसोसिएट विथ डेली मार्केट चेंजेस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूचर अनुबंधों को रोजाना वर्तमान बाजार मूल्यों के अनुसार समायोजित किया जाता है। मार्क्ड टू मार्केट, मार्क टू मार्केट का मतलब है कि फ्यूचर्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी जो प्राइस होती है उन प्राइस में डेली बेसिस पर बाजार के आधार पर, मार्केट के आधार पर समायोजन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म वेस्टिंग एसेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्शंस? ऑप्शंस के संदर्भ में वेस्टिंग एसेट्स का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, अन एसेट्स दैट इंक्रीज्ड इन वैल्यू ओवर टाइम, एक ऐसा एसेट जो समय के साथ मूल्य में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी, अन एसेट्स दैट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ टाइम, एक ऐसा एसेट जिसका मूल्य समय के बावजूद स्थिर रहता है। ऑप्शन सी, अन एसेट्स दैट डिक्रीज इन वैल्यू एज द एक्सपायरी डेट अप्रोचेस, यानी एक ऐसा एसेट जिसका मूल्य समाप्ति तिथि के करीब आते आते घटता है। ऑप्शन डी, अन एसेट्स दैट इज रिस्क फ्री एंड स्टेबल, एक ऐसा एसेट्स जो जोखिम मुक्त और स्थिर होता है। तो इसका आंसर आपको पता चल ही गया होगा ऑप्शन नंबर सी, अन एसेट्स दैट डिक्रीज इन वैल्यू एज द एक्सपायरी डेट अप्रोचेस, यानी जैसे जैसे ऑप्शन की एक्सपायरी जो है वो नज़दीक आती है तो उसका मूल्य भी कम होता जाता है, इसीलिए उन्हें वेस्टिंग एसेट्स कहा जाता है। तो ये आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्क दैट ऑप्शन सेलर्स फेस? ऑप्शन जो सेलर होते हैं उनको कौन सा मुख्य जोखिम होता है? प्राइमरी रिस्क कौन सा होता है? ऑप्शन ए, लिमिटेड रिस्क। ऑप्शन बी, लॉस ऑफ प्रीमियम पेड। ऑप्शन सी, अनलिमिटेड रिस्क। ऑप्शन डी, नो रिस्क। तो दोस्तों आपको पता होगा जो ऑप्शन सेलर होते हैं उनको अनलिमिटेड रिस्क होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो किसी भी ऑप्शन को सेल करते हैं, तो इनका जो प्रॉफिट होता है वो जो ये प्रीमियम जो पेड करते हैं ना, वो ही इनका एक तरीके से जो जितना प्रीमियम पेड करते हैं वो प्रीमियम जो है कम होता है, वही इनका प्रॉफिट होता है एक तरीके से। जैसे मान लीजिए कोई कॉल जो है वो उन्होंने 100 पे खरीदी है, अब इसकी प्राइस धीरे धीरे जैसे जैसे कम होगी
और जैसे जैसे जीरो पे आएगी तो इनका जो प्रॉफिट होगा वो ये 100 ही होगा, ये फिक्स है। यानी इनका जो प्रॉफिट होता है ऑप्शन सेलर्स का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो होता है ये लिमिटेड होता है। ऑप्शन सेलर्स का प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड, लेकिन जो इनका लॉस होता है, जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है। मान लीजिए ये 100 की जो कॉल है ये बढ़ती है और ये जितनी आगे जाएगी उतना उनका लॉस बढ़ता जाएगा। तो ये आपको समझ आ चुका होगा, जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं उनका रिस्क जो है, लॉस जो है वो अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है, यानी रिस्क इनका अनलिमिटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस एज डिफाइंड बाय द प्रिवेंशंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अपराध क्या है? ऑप्शन ए, लेजिटिमेटली एक्वायरिंग एसेट्स, यानी वैध रूप से संपत्ति हासिल करना। ऑप्शन बी, इंगेजिंग इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश में भाग लेना। ऑप्शन सी, प्रोसेसिंग इन और ट्रांसफरिंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अपराध से प्राप्त संपत्ति का कब्जा या स्थानांतरण करना। ऑप्शन डी, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देन की रिपोर्टिंग करना। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका जो है वो सही उत्तर होगा, अपराध से प्राप्त संपत्ति या कब्जा का स्थानांतरण करना। दोस्तों PMLA के तहत फिर से देखते हैं अपन, PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है अपराध से प्राप्त धन को छिपाने या वैध दिखाने के लिए उसका कब्जा या स्थानांतरण करना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाट डज कस्टमर ड्यू डिलिजेंस CDD, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, इसको हम CDD प्राइमरीली एम टू अचीव, CDD का प्राइमरीली एम क्या है? ऑप्शन ए, इंक्रीज क्लाइंट बेस, ग्राहक आधार बढ़ाना। ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई बेनिफिशियल ओनर्स एंड देयर कंट्रोल, लाभकारी मालिकों की पहचान और उनके नियंत्रण की जांच करना। ऑप्शन सी, मैक्सिमाइज इन्वेस्टमेंट रिटर्न, निवेश रिटर्न को अधिकतम करना। ऑप्शन डी, रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, लेन देन लागत को कम करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई बेनिफिशियल ओनर्स एंड देयर कंट्रोल, यानी लाभकारी मालिकों की पहचान और उनके नियंत्रण की जांच करना जो है वो CDD का उद्देश्य होता है। तो CDD का उद्देश्य क्या है? ग्राहकों और उनके नियंत्रण की सटीक पहचान करना, ताकि वित्तीय संस्थाएं उचित सुरक्षा उपाय कर सके। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरीली पर्पज ऑफ डेवलपिंग कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसीज फॉर रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज। पूछा गया है कि पंजीकृत बिचौलिए के लिए ग्राहक स्वीकृति नीतियां विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, टू इनहेंस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, यानी विपणन रणनीतियों को बढ़ाना। ऑप्शन बी, टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क कस्टमर्स फॉर मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंशिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्त पोषण के लिए उच्च जोखिम वाले ग्राहकों की पहचान करना। ऑप्शन सी, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लाइंट अकाउंट, यानी ग्राहक खातों की संख्या बढ़ाना। ऑप्शन डी, टू सिंप्लीफाई अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर्स, यानी खाता खोलने की प्रक्रियाओं को सरल बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, मनी लॉन्ड्रिंग या आतंकवादी वित्त पोषण के लिए उच्च जोखिम वाले ग्राहकों की पहचान करना। ग्राहक स्वीकृति नीतियों का मुख्य उद्देश्य है उन ग्राहकों की पहचान करना होता है जो मनी लॉन्ड्रिंग या जो कोई भी ऐसी गतिविधियां है उन वित्त पोषण में शामिल हो सकती है, उनकी पहचान करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ अ रिस्क बेस्ड अप्रोच इन कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। ग्राहक परिश्रम में जोखिम आधारित दृष्टिकोण का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए, ट्रीटिंग ऑल कस्टमर इक्वली। ऑप्शन बी, अप्लाइंग इनहेंस ड्यू डिलिजेंस फॉर हाई रिस्क कस्टमर एंड सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस फॉर लो रिस्क कस्टमर, यानी उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए उन्नत परिश्रम लागू करना और कम जोखिम
वाले ग्राहकों के लिए सरलीकृत परिश्रम लागू करना। ऑप्शन सी, इग्नोरिंग द रिस्क फैक्टर इन ड्यू डिलिजेंस, इसमें जो है रिस्क फैक्टर को इग्नोर करना। ऑप्शन डी, यूजिंग द सेम आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन फॉर ऑल कस्टमर, सभी ग्राहकों के लिए एक ही पहचान जानकारी का उपयोग करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्लाइंग इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस फॉर हाई रिस्क कस्टमर एंड सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस फॉर लो रिस्क कस्टमर, उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के लिए उन्नत परिश्रम लागू करना और कम जोखिम वाले ग्राहकों के लिए सरलीकृत जो है वो परिश्रम को लागू करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट वुड बी क्लासिफाइड एज अ क्लाइंट ऑफ स्पेशल कैटेगरी CSC, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राहक विशेष श्रेणी के ग्राहक जिसको हम CSC कहते हैं क्लासिफाइड एज अ क्लाइंट ऑफ स्पेशल कैटेगरी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन ए, अ लोकल स्मॉल बिजनेस ओनर, एक स्थानीय छोटे व्यवसाय का मालिक। ऑप्शन बी, अ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, एक उच्च निवल मूल्य वाला व्यक्ति। ऑप्शन सी, अन इंडिविजुअल विद अ स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट, एक व्यक्ति जिसके पास एक सामान्य बचत खाता है। ऑप्शन डी, अ रेगुलर रिटेल कस्टमर, एक नियमित खुदरा ग्राहक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जिसके पास हाई नेट वर्थ है उन व्यक्तियों को विशेष श्रेणी के ग्राहक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे आमतौर पर बड़े निवेशक होते हैं और उनकी वित्तीय गतिविधियां अधिक होती हैं। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नाउ योर क्लाइंट KYC पॉलिसी, आपने ग्राहक को जाने नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए, to establish market strategies. Option B, to identify and verify client at different stages of the intermediary client relationship. Option C, to determine investment return. Option D, to assess customer satisfaction. तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। KYC जो होता है उसका नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित करना ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों को रोका जा सके। चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर वेरीफाइंग द लीगल नेम ऑफ अन इंडिविजुअल फॉर KYC पर्पस, KYC उद्देश्यों के लिए किसी व्यक्ति के कानूनी नाम को सत्यापित करने के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है। ऑप्शन ए, पासपोर्ट। ऑप्शन बी, पैन कार्ड। ऑप्शन सी, ड्राइविंग लाइसेंस। ऑप्शन डी, आधार कार्ड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैन कार्ड। पैन कार्ड जो है KYC के लिए आवश्यक दस्तावेज है क्योंकि यह कर और वित्तीय पहचान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। विच डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल फॉर वेरीफाइंग द लीगल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी की कानूनी स्थापना को सत्यापित करने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक है। पावर ऑफ अटॉर्नी। ऑप्शन बी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस। ऑप्शन सी, पेन अलॉटमेंट लेटर। ऑप्शन डी, टेलीफोन बिल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किसी कंपनी के कानूनी अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए स्थापना प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विच डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू वेरीफाई द लीगल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, किसी साझेदारी फर्म की कानूनी स्थापना को सत्यापित करने के लिए कौन सा दस्तावेज उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, पार्टनरशिप डीड। ऑप्शन बी, पावर ऑफ अटॉर्नी। ऑप्शन सी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ऑप्शन डी, टेलीफोन बिल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पंजीकरण प्रमाण पत्र। साझेदारी फर्म के कानूनी अस्तित्व की पुष्टि के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र जो होता है वो आवश्यक होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच मेथड इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट विथ अ ब्रोकर, किसी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग या डीमैट खाता खोलने के लिए कौन सी विधि आवश्यक है। ऑप्शन ए, ईमेल वेरिफिकेशन। ऑप्शन बी,
इन पर्सन वेरिफिकेशन, ऑप्शन सी फ़ोन कॉल वेरिफिकेशन, ऑप्शन डी सोशल मीडिया वेरिफिकेशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन पर्सन वेरिफिकेशन। यानी किसी ब्रोकर के साथ अगर ट्रेडिंग या डीमैट खाता खोलना है तो उसके लिए इन पर्सन सत्यापन जो होता है उसको आवश्यक होता है, ताकि ग्राहक की पहचान पूरी तरीके से सुनिश्चित की जा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। What is a key component of the eKYC process? eKYC प्रक्रिया का एक प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन, ऑप्शन बी फेस टू फेस वेरिफिकेशन ओनली, ऑप्शन सी कंप्लीटिंग द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऑनलाइन, ऑप्शन डी इन पर्सन वेरिफिकेशन एट द ब्रोकर्स ऑफिस। तो eKYC प्रक्रिया का एक प्रमुख घटक जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कंप्लीटिंग द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऑनलाइन। eKYC प्रक्रिया में ऑनलाइन फॉर्म भरना और डिजिटल रूप से सत्यापन करना प्रमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ असाइनिंग अ यूनिक क्लाइंट कोड UCC टू अ क्लाइंट? UCC के बारे में आपने पढ़ा होगा, यूनिक क्लाइंट कोड जिसको हम कहते हैं। ग्राहक को एक अद्वितीय ग्राहक कोड जिसको हम UCC कहते हैं आवंटित करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू फैसिलिटेट लोन अप्रूवल्स, ऋण स्वीकृतियों को सुगम बनाना, ऑप्शन बी टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट यूनिकली एंड स्ट्रेंथन KYC नॉर्म, यानी ग्राहक की अद्वितीय पहचान करना और KYC मानदंडों को मजबूत करना, ऑप्शन सी टू मॉनिटर स्टॉक मार्केट ट्रेंड, यानी आपके स्टॉक बाजार के रुझानों की निगरानी करना, ऑप्शन डी ट्रेडिंग कमीशन की गणना करना, टू कैलकुलेट ट्रेडिंग कमीशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट यूनिकली एंड स्ट्रेंथन KYC नॉर्म्स। यानी जो UCC ग्राहकों को है वो एक अद्वितीय पहचान देता है ताकि वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अंडर AML CFT रेगुलेशन? AML CFT विनियमों के तहत संदिग्ध लेन देन की रिपोर्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू ट्रैक क्लाइंट इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस, यानी ग्राहकों की निवेश प्राथमिकताओं का पता लगाना, ऑप्शन बी टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट पॉसिबल अटेम्प्ट एट मनी लॉन्ड्रिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित प्रयासों का पता लगाना और उन्हें रोकना, ऑप्शन सी टू फैसिलिटेट फास्टर ट्रांजेक्शन, यानी तेज लेन देन को सुगम बनाना, ऑप्शन डी टू रिड्यूस ट्रांजेक्शन फीस, लेन देन जो है उसकी ट्रांजेक्शन फीस जो है शुल्क को कम करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है उसके संभावित प्रयासों का पता लगाना और उन्हें रोकना। दोस्तों संदिग्ध लेन देन की जो है रिपोर्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद जो जैसी घटनाएं होती, वित्त पोषण जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। What is the primary purpose of the investor grievance resolutions mechanism at exchange? एक्सचेंजों में निवेशक शिकायत समाधान तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू इंक्रीज ट्रेडिंग वॉल्यूम, ऑप्शन बी टू एड्रेस एंड रिसॉल्व ग्रीवियंस ऑफ इन्वेस्टर अगेंस्ट ट्रेडिंग मेंबर एंड इश्यूज, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ऑप्शन डी टू प्रमोट न्यू ट्रेडिंग प्रोडक्ट। तो दोस्तों एक्सचेंजों में निवेश शिकायत समाधान तंत्र का मुख्य उद्देश्य होता है निवेशकों की शिकायतों को संबोधित करना और उन्हें ट्रेडिंग सदस्यों और जारीकर्ताओं के खिलाफ हल करना। यानी इसका बी इसका सही उत्तर होगा कि एक्सचेंजों में शिकायत समाधान तंत्र का उद्देश्य यही होता है कि निवेशकों की शिकायतों को उचित और समय पर हल करना। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। What is the entitled step taken by exchanges to address or complaint? यहाँ पे पूछा गया है कि किसी शिकायत को संबोधित करने के लिए एक्सचेंज द्वारा लिया गया पहला कदम क्या होता है? ऑप्शन ए डायरेक्टली रिसॉल्विंग द कंप्लेंट, ऑप्शन बी फॉलोइंग अप विथ द मेंबर एंड द कंप्लेंट, ऑप्शन सी इग्नोरिंग द कंप्लेंट, ऑप्शन डी फॉरवर्डिंग द कंप्लेंट टू सेबी। दोस्तों पहला कदम जो होता है वो होता है सदस्य और शिकायतकर्ता के साथ फॉलो अप करना, यानी फॉलोइंग अप
विद द मेंबर एंड द कंप्लेंट। यानी शिकायत प्राप्त होने पर एक्शन सबसे पहले सदस्य और शिकायतकर्ता के साथ फॉलोअप करके मामले की जांच करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्लेंट दैट एक्सचेंजेस कैन असिस्ट विथ। निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिकायतों में एक्सचेंज सहायता कर सकते हैं। ऑप्शन ए डिस्प्यूट्स ओवर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ऑप्शन बी नॉन रिसिप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट सच एज डिविडेंड और बोनसेस, ऑप्शन सी डिसएग्रीमेंट ओवर मार्केट रेगुलेशंस, ऑप्शन डी इशू विथ इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिकायतों में एक्सचेंज जो है वो सहायता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, नॉन रिसिप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट सच एज डिविडेंड और बोनसेस। तो ये जो है एक्सचेंज आपके इस प्रकार की समस्याओं में आपकी सहायता कर सकता है। बाकी जो अदर प्रॉब्लम है वो अलग तरीके से आती है, इसलिए उनमें एक्सचेंज आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। विच टाइप ऑफ कंप्लेंट विल एक्सचेंजेस नॉट हैंडल इफ इट इज ऑलरेडी अंडर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिकायतों का एक्सचेंज तब समाधान नहीं करेगा जब यह पहले से ही मध्यस्थता प्रक्रियाओं के अधीन हो। ऑप्शन ए नॉन रिसिप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट, यानी कॉर्पोरेट लाभों की प्राप्ति न होना, ऑप्शन बी नॉन रिसिप्ट ऑफ फंड और सिक्योरिटीज, फंड या प्रतिभूतियों की प्राप्ति न होना, ऑप्शन सी कंप्लेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, यानी मध्यस्थता प्रक्रियाओं के तहत पहले से ही विषय वस्तु वाले लेन देन से संबंधित शिकायतें, ऑप्शन डी कंप्लेंट रिलेटेड टू एक्सेस ब्रोकरेजेस चार्जेस, यानी अधिक ब्रोकरेज शुल्क से संबंधित शिकायतें। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यस्थता प्रक्रियाओं के तहत पहले से ही विषय वस्तु वाले लेन देन से संबंधित शिकायतें। एक्सचेंज उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जो पहले से ही मध्यस्थता के अधीन है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो पहले से मध्यस्थता के अधीन है उनमें जो है एक्सचेंज आपकी कोई सहायता या फिर उन मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये दोस्तों 25 क्वेश्चन जो आपके चैप्टर 10 से रिलेटेड थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों ये सीरीज़ हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है। और ये आज हमारी पहली सीरीज़ यहाँ पर समाप्त होती है। 10 चैप्टर हमने यहाँ पे पूरी पहली सीरीज़ में हमने किए हैं, जो पार्ट 1 के रूप में लेकर आए थे हम। सारी ही सीरीज़ों में जो कुछ चैप्टर आपके न्यूमेरिकल से भी रिलेटेड हैं, उनमें अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके नहीं आए हैं। तो आने वाली हमारी सेकेंड सीरीज़ में जो आपको अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 2 में मिलने वाली है, वहाँ पर आपके इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और उसके बाद हमारी एक और सीरीज़ आएगी, तीसरी सीरीज़, जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी NISM सीरीज़ 8 से रिलेटेड आपको इससे ज़्यादा जो है कंटेंट या फिर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये कंटेंट आपको अगर पसंद आ रहा है, ये कंटेंट और भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।